और आप लोगों की डिमांड थी कि एक प्रोग्राम में आप रमेश हांसदा जी को लाइव लाइए, और इस वक्त जमशेदपुर वाले हमारे स्टूडियो में रमेश हांसदा जी आए हुए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले कहेंगे। और ये आपको बता दें कि इन दिनों चूंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि घोषणा होगा नौकरी का, हुआ नहीं, और सारा ठिकरा नियोजन नीति पर फोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का बोलना है कि एक नियोजन नीति में एक आदिवासी और 19 बिहार यूपी वाले लोग, उन्होंने मिल करके पूरे झारखंड की स्थिति को बर्बाद कर दिया। तमाम क्वेश्चंस होंगे कि कैसे इस केस की बुनियाद पड़ी, उसके साथ साथ क्या वास्तविकता यही है कि बिहार यूपी के लोगों ने इस केस को बर्बाद कर दिया। पहला सवाल यही रहेगा रमेश जी, कि जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि रमेश हांसदा बिहारी और यूपी वाले के हाथों खेल रहे हैं और उसके चक्कर में वो आदिवासियों की नौकरी भी खा गए। मैं तो समझता हूं कि हेमंत सोरेन जी बिहार और यूपी वालों के हाथों खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसा नियोजन नीति लाया जिसमें मात्र 3 साल जो छात्र झारखंड में रहेगा वो झारखंडी हो गया। मैट्रिक कर ले, यहाँ से 2 साल यहाँ रहेगा, इंटर कर ले, उसके बाद उसको यहाँ नौकरी का रास्ता खोल लिया। और जो लोग बरसों से यहाँ से हैं, 30-40 साल से, 50 साल से, 100 साल से यहाँ हैं, वो किनारे हो गए। जैसे मुख्यमंत्री ने एक डेटा दिया विधानसभा के अंदर कि 20 लोगों में से एक आदिवासी है और 19 बाहर के लोग हैं, और शुरू से 3 साल से केस लड़ रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले केस मैंने दायर किया था क्योंकि मैं झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से जानता हूँ और डोमिसाइल पॉलिसी के ऊपर मैंने कई रिसर्चेस किए हैं। इसलिए कि मैं 2002 का जब डोमिसाइल में जब यहाँ बवाल हुआ था तब मैं भुगतभोगी रहा था, मेरे ऊपर केस लदे थे, मैं 16 साल केस लड़ा था। उस दरमियान में मैं इस बात पर हमेशा चिंतित रहा करता था कि जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी और तब तक इस राज्य का भला नहीं होगा। और जब मैं राजनीतिक रूप से जब मैं हेमंत सोरेन जी के साथ कभी बहुत करीबी रहा, बहुत करीबी रहे आप, जेएमएम में पहले रहे, सारे लोगों को पता है जी। जेएमएम में मैं केंद्रीय प्रवक्ता था, गुरुजी का प्रतिनिधि के रूप में था। मैं हेमंत सोरेन जी का प्रतिनिधि के रूप में कई बार मीडिया में भी आया हूँ। मैं कभी काफ़ी घनिष्ठ था। तो उस वक्त भी हम उनको कहा करते थे जब वे सीएम थे कि भाई इस चीज़ को सोल्यूशन निकाल देना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्थानीय पॉलिसी का आप कोई बहाली नहीं कर सकते हो। और जो भी पॉलिसी बने, पॉलिसी बननी चाहिए, तभी जाके यहाँ बहाल होंगे और बहाली आगे बढ़ेगी। नहीं, तो सवाल रमेश जी हमारा जिसे एकदम सीधा आंसर आपको देना है कि क्या आपके पीछे बिहारी लोग खड़े हैं, जो आरोप है झारखंड में? देखिए, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मुझे बहुत तकलीफ लगा जब हिंदी को बाहर कर दिया गया और उसमें रीजनल भाषाओं को इंक्लूड कर दिया गया। रीजनल भाषा के नाम पे हिंदी, अंग्रेजी बाहर हो गया। मेरी पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से की है, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं। आज 95% से ज़्यादा बच्चे, संथाली बच्चे, आदिवासी बच्चे हिंदी मीडियम के छात्र हैं। तो जब नौकरी में जब उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो पिछड़ जाएंगे। तो इस बात का हमको डर था और राष्ट्रभाषा को हटा करके सभी जिलों में उर्दू को जो लाया उन्होंने, इस बात का बहुत मैंने अंदर से हमको बहुत इसका आघात पहुंचा। जी रमेश जी, आप गुरु जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि रहे हैं। इन दिनों जब आप चर्चा में आए हैं नियोजन नीति को लेकर, कभी जेएमएम के दूसरे नेताओं से आपकी बातचीत होती है कि नीति गलत है? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि उनसे मैं इंटरेक्ट करूं। और हेमंत सोरेन जी के यहाँ छोड़ बाकी कौन लोग इंटरेक्ट करते हैं इन विषयों पे? इन नेताओं को इन सब से मतलब है। कभी आप कोई विषय पे चर्चा करते नहीं सुनेंगे। जो हेमंत सोरेन कह दिया, उनके 4-5 लोग कह दिए, वही फाइनल होता है। यहाँ चर्चा डेमोक्रेसी के बाद कहीं जाकर मुक्ति मोर्चा में और उस पार्टी में नहीं है। तो क्या अब अगर इसे जो हमें समझ में आ रहा, पहला दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चलिए नौकरी के लिए नया कुछ सोचेंगे, ये करेंगे, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर लग रहा है कि आपका केस कमजोर होगा वहाँ? मेरा केस, मुझे जो लगता है, जो स्थितियाँ हैं, इससे पहले भी हेमंत सोरेन जी ने प्रयास किया था देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल जी को लाया जाए। उन्होंने उनसे बात भी किया था और उन्होंने
सीधे रूप से इस पूरे केस को फाइल लिखने का बाद डिनाई कर दिया, जो अखबारों में सर्वविदित है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अच्छा लॉयर को लाया गया, उन्होंने भी कोर्ट के सामने अपनी यह स्वीकार किया कि नहीं, हिंदी को नहीं बाहर करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जब इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के आए हुए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, तो मुझे पूरा न्यायालय पे विश्वास है कि राष्ट्रभाषा का अपमान, जहाँ 60% से ज़्यादा लोग हिंदी को ये करते हैं जी, कोर्ट का कई बार सुनवाई हुआ, स्टूडेंट्स को अंतिम समय में मौका मिलता है जानने का कि किधर फैसला गया है। क्या कोर्ट शुरुआत से बोल रही थी कि नहीं हिंदी को लागू कर दो, या फिर क्यों हटा रहे हो? शुरुआत से ही कोर्ट ने हिंदी पे बहुत ज़्यादा दबाव दिया हुआ था, और वकील, अपोजिशन का जो वकील था, जो सत्ता का जो वकील था, उसके पास बोलने के लिए आवाज़ नहीं था, बोल नहीं पा रहा था, उसको माफ़ी मांगना पड़ रहा था कि ये किस आधार पे आपने उर्दू को सब जगह लाया और हिंदी को आपने किस विशेष पे हटाया, कौन सा सर्वेक्षण आपने कराया था कि आपने हिंदी को हटाना पड़ा। तो कहीं वकील के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि अगर मान लीजिए कि नियोजन नीति ये रहता, तो क्या नहीं लगता है कि आज लाखों विद्यार्थी जो परीक्षा लिख रहे थे उनको एक मौका तो मिलता कम से कम कि नौकरी में करो? आप केस दायर नहीं करते तो ये एग्जाम तो होता ना। मैं केस नहीं दायर करता, मेरे बात कई लोग दायर किए, ऐसा थोड़ी है। रमेश हांसदा ही अकेला केस दायर किया, ऐसी बात तो नहीं है। मेरे बाद 6 लोग तुरंत अविलंब मेरे करीब बाद लोगों ने दायर किया, जिनका केस को सुनाया गया, और बाकी 10 लोग जो बाहर में, जो एक जजमेंट के 1 महीने पहले दायर किए थे, वो तो सत्ता के द्वारा प्रोजेक्ट किए लोग हैं, ताकि वो बोल सके कि बाहरी लोगों ने केस दायर किया। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री विधानसभा में कागज, उसमें जो नाम डाला गया है वो बहुत बाद में आया। बहुत बाद में आया, तो बहुत बाद में आया, जजमेंट होने से 1 महीने पहले का उन लोगों ने दायर किया। अच्छा, ये लोग, ये जो बिहार यूपी का लिस्ट है, मतलब ये मुख्यमंत्री द्वारा ही एकदम पूर्ण रूप से आप जांच करवा लिया जाए इस विषय पे। अच्छा, उसमें वकील कौन है? एक ही वकील है, वो भी महाधिवक्ता जी के सहयोगी रहे, तो कहीं ना कहीं लिंक तो सत्ता के साथ जुड़ता है। तो ये जो लोग जान रहे हैं, मतलब उसमें जो बिहार यूपी का जो नाम मुख्यमंत्री ने कागज दिखाया, उसमें रमेश हांसदा का कुछ लेना देना नहीं है ना। हमको उससे क्या लेना देना होगा? मैंने तो अपनी बातों को आदरणीय कोर्ट को बताया। नहीं, स्टूडेंट्स के बीच में तो ये कि आप ही के लोग थे, वो लोग जैसे बिहारी और यूपी के लोग। उतना मेरा बहुत बड़ा कोई दायरा नहीं है कि मैं बिहार यूपी के लाके खोज करके मैं हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में लगाऊं। मेरी वो मानसिकता नहीं है। मैंने अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष हमारे वकील आदरणीय जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रखा हमारी बातों को, और हम लोग। चलिए, ये तो नियोजन नीति पर चल रहा है बात। ये बताइए कि झारखंड में अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि स्थानीय को नौकरी देंगे, तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी आदिवासियों के लिए सुरक्षित हो, मूलवासियों के लिए हो, तो उसमें क्या आपत्ति है आप लोगों? कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो तो बोल रहे कि आपत्ति है। तो जब आपत्ति हमें वहां हुआ, आप आदिवासियों को, उनका तो सुरक्षित सीट है, ये है, उनके बच्चे यदि बाहर पढ़ते हैं तो वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वही आदिवासी नहीं है, लैंडलॉर्ड है, यहाँ के भूमिपुत्र है, यहाँ के, उनके बच्चे अच्छे पढ़ने के लिए यदि बाहर गए हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो आप तो उन मूलवासियों का बच्चों पे आपने तो गर्दन में आपने तो छुरा रेत दिया। निर्मल महतो जी शहीद हुए हैं इस राज्य की लड़ाई में, आज उनका वंशज यदि बाहर पढ़ रहा है तो यहाँ का झारखंडी नहीं कहलाएगा, वो आउटसाइडर हो जाएगा, वो नौकरी नहीं कर पाएगा। तो हेमंत सोरेन जी ने तो उन लोगों का कत्ल किया, उन लोगों का अधिकार को मारा जो उनके साथ लड़ाई में साथ खड़े। क्या आधार? जैसे 1932 यहाँ का तो डिमांड भी हमने अक्सर देखा है कि लोग 1932 का डिमांड कर रहे हैं कि 1932 लागू करना होगा। तो ये 1932 लागू करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? लागू करने के बाद भी आपत्ति तो ये था कि उन्होंने जो नियोजन नीति बनाई है उसमें स्पष्ट किया था कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक और इंटर जो बाहर किए हैं, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात को क्लियर हुई, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मूलवासी बच्चे, जो 32 खतियानदारी हो, 64 खतियानदारी हो, या यहाँ का भूमिपुत्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूमिपुत्रों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत सोरेन जी तो
डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं। पता नहीं लोग इस पे कैसे भरोसे और कैसे ये करते हैं। हेमंत सोरेन जी का एक तरफ कहना है असेंबली में कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है। ये हेमंत सोरेन जी का बयान है, असेंबली में ऑन रिकॉर्ड है। जब हेमंत सोरेन खुद से कहा है कि वो खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है, केवल बाद में जो पॉलिटिकल कुछ लोग आवाज उठाने लगे तब उन्होंने आनंद फानंद में असेंबली में ला करके, वो भी बनाया नहीं, प्रस्ताव बना करके 9 शेड्यूल में डालने का, ये केवल राजनीति। रघुवर दास जी ने 1985 को आधार माना था। तो अभी आपकी बातचीत होती होगी पूर्व मुख्यमंत्री के, आप भी अच्छे खासे आपका नाम है, तो क्या वही 1985 बीजेपी का भी स्टैंड है कि वही होना चाहिए? देखिए 85 एक बेहतर पॉलिसी थी। बेहतर इन द सेंस इस हिसाब से था जो वर्षों से यहाँ आए हुए हैं जो लोग, उनको भी जगह मिल जा रही थी, और जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है उनको भी जगह मिल जा रही थी। और रघुवर जी ने तो और इतना मजबूत कर दिया था, क्योंकि झारखंड यहाँ के लोगों के लिए बना, यहाँ के लोगों के अपलिफ्ट के लिए बना, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो। उन्होंने जिला को सीमा बांध दिया था। एक जिला के लोग एक जिला में बहाल हो गए, दूसरे जिला में जंप करके किसी और का अधिकार को नहीं मारेंगे, तो सब जिला के लोगों को अधिकार मिल रहा था। यदि राज्य सरकार, हेमंत सोरेन जी उस नियोजन नीति पे हाईकोर्ट में स्टैंड रखते और शेड्यूल एरिया का हवाला देते, पेशा कानून का हवाला देते, तो मुझे निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूँ कि वो नियोजन नीति झारखंड में होती है। और जी हेमंत सोरेन जी का साफ बोलना है कि हम युवा को नौकरी देना चाहते हैं, हम पॉलिसी ला रहे हैं नौकरी देने के लिए, लेकिन तो 85 में कौन से बूढ़े लोग आ रहे हैं? उसमें भी तो युवा ही लोग आ रहे हैं, बूढ़े लोग तो उसमें नहीं आ रहे हैं। 85 में क्या खराबी था उनको? 85 को क्यों वो हटाए? इस पर बहस करें तो हेमंत सोरेन जी मैं चुनौती देता हूँ। 85 में कौन ऐसे लोग नहीं आ रहे थे? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्वेशन कर दिया था, जिला को मतलब जिला में ही लोग बहाल होंगे। तो उससे बेहतर झारखंड के लिए और क्या हो सकता है कि एक जिला का आदमी एक ही जिला में बहाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जब हम नौकरी देने का योजना बनाते हैं कुछ ना कुछ लोग अड़चन जब नहीं, तो रघुवर जी की पॉलिसी में तो कई लोगों को नौकरी मिल चुकी है, लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है रघुवर जी की पॉलिसी पे। तो आप उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप तो ईगो में रह करके आपने नया उसको खत्म करके आपने नया पॉलिसी लाया। उसमें भी क्या लाया आपने कि जो यहाँ से मैट्रिक पास करेगा, जो इंटर पास करेगा, वो झारखंडी कहलाएगा और उसको नौकरी मिलेगी। सवाल तो है कि 3 साल में आपने पूरे झारखंड की जो वो बने स्थानीयता को आपने दे दिया लोगों के हाथों में। 3 साल यदि यूपी का बच्चा, एमपी का लड़का, दिल्ली का लड़का, चेन्नई का लड़का यहाँ पर मैट्रिक लिखेगा और 2 साल यहाँ रहेगा और वो एग्जाम देगा, तो वो झारखंडी हो गया, उसको झारखंड का हर नौकरी का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ का मूलवासी का बच्चा यदि उड़ीसा में मैट्रिक कर लिया तो वो नौकरी से गया। तो कहाँ आपने तो मूलवासी का गर्दन काट दिया आपने। तो इन बातों पे बहस क्यों नहीं हो रही है? इस बातों को क्यों नहीं आप भी बोल रहे हैं और सत्ता वाले नेता बोल रहे हैं? सुदीप कुमार सोनू जी ने कहा कि मैंने इतने लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार ये कर आगे बढ़ी थी। हाईकोर्ट ने क्लियर लिख दिया था, केस चल रहा है, आप यदि फॉर्म भरते भी हैं तो आपका इस केस का जजमेंट से प्रभावित होगा। कोर्ट ने मान्य, जैसे जो हजारों और लाखों बच्चों का भविष्य रुक गया, इसके लिए जिम्मेवारी किसकी होगी? मतलब राज्य सरकार की। राज्य सरकार एफिडेविट जल्दी फाइल नहीं कर रहा था, जिस वजह से केस इतना डिले हुआ। केस का जजमेंट आज से 1 साल पहले हो जाता तो आज मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता। अच्छा, मतलब कि केस को जानबूझ के डिले किलिंगर किया गया ताकि बहाल हो जाए। बाद में बोले हुजूर बहाली तो हो गया, अब इसको मान लिया जाए। अब जानबूझ करके अब 3-3 महीना केस का डिले किए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, बार बार हमारे वकील ने कहा कि हुजूर इसको जजमेंट जल्दी हो जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हमारे पक्ष से हम बार बार कह रहे थे कि जल्दी इसका जजमेंट हो ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। कोई भी डायरेक्शन दे दे, हिंदी को शामिल कर लेते, फिर हिंदी को शामिल करके एग्जाम ले लेते। जो आपत्ति था मूलवासी का बच्चे को भी शामिल करवा के एग्जाम दे लेते। हमारा तो 2-3 दिन था, हिंदी को शामिल कर लेना था और मूलवासी बच्चे को उनका बोलना है कि चूंकि हेमंत सोरेन तो हमेशा आदिवासियों के लिए सोचते हैं, इसलिए लोग तकलीफ में है। आप आदिवासी के लिए केवल सोचते हैं, मूलवासी के लिए तो सोचते ही नहीं है आप। मूलवासी यहाँ के मूलवासी है कि नहीं है? है। नहीं भी तो 26% आदिवासी के बाद
मूलवासी लगभग यहाँ पर 30 आपका 60% आदिवासी मूलवासी हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचते? निर्मल महतो मूलवासी था, उसके बच्चे, खानदान के बच्चे यदि बाहर पढ़ने जाते तो आप उसको नहीं नौकरी में लेते, उनके लिए क्यों नहीं सोचे? आप सोचे जो मैट्रिक यहाँ लिखेगा, और चाहे चेन्नई का लड़का हो, चाहे यूपी का लड़का हो, चाहे दिल्ली का लड़का हो, चाहे बंगाल का लड़का हो, जो यहाँ मैट्रिक लिखेगा और इंटर लिखेगा, आप उसको नौकरी दे दीजिएगा। और आप बोलते हैं कि हमको काम नहीं करने देते हैं। आपके काम करने का तरीका हुजूर गलत है, इसको पहले सुधार लें। ये बताइए, आपको लगता है ऐसा कि जेएमएम के ऊपर कांग्रेस का भी प्रेशर है कि काम मत करो? अब किनका प्रेशर है, अब हेमंत जी खुद जाने। हेमंत जी को तो समझ नहीं आता है। आप बताइए ना, कितना दुर्भाग्य की बात है। पंकज मिश्रा उसका अपना माने सहयोगी आज करप्शन के मामले में जेल में है, अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्राथमिक मेंबर भी है और उसका प्रतिनिधि भी है। अभी तो कम से कम उसको बाहर करो। नहीं, आरोप तो आपकी सरकार के ऊपर भी। ठीक है, आरोप लग जाने के बाद लोग इस मंत्री, किसी मंत्री के पास भी आरोप लगता है, इस्तीफा दे देते पद से। देते कि नहीं देते? देते हैं। तो काहे लिए महाराज इसको बैठा के रखे? आज जेल के अंदर से डीलिंग कर रहा है, ईडी को पता चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं काम करने लोग दे नहीं रहे हैं। क्या कभी ईडी का डरा रहा है, कभी सीबीआई से डर रहा है। अरे आप में कोई दाग नहीं तो डर किस चीज का? आप यदि आपने कुछ किया है नहीं तो डर आप करते जाइए, कोई कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाइए। डर से मतलब काम कर रहे हैं आप। उनका बोलना है कि चूंकि आदिवासी डेवलप हो रहा है इसलिए बीजेपी वाले नाराज हो जा रहे हैं। नहीं, आदिवासी डेवलप की, आदिवासी को तो कोई और किसी की सरकार रहे, उसको तो देना ही होगा, संवैधानिक राइट है उसका, उसको तो देना ही होगा। बीजेपी की सरकार रहे और जेएमएम की सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, सत्ता किसी की भी रखे, आदिवासी किसी का मोहताज नहीं है कि हमको दो। संवैधानिक राइट है उसका, उसको उसका हिस्सा मिलेगा। उसके लिए हेमंत जी ज़्यादा चिंता मत करें, चिंता उनके लिए करें जो यहाँ के हैं और उनको अधिकार देना है और उनको भी अपलिफ्ट करना है। लेकिन हेमंत जी को तो केवल राजनीति करनी है, अपनी वोट बैंक बचानी है, उनको तो चिंता वोट बैंक का है। जैसे उनका बोलना था कि हमने मूल जो भाषा की बात, जहाँ तक अपनी हिंदी को लेकर कहा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उन चीज़ों को लेकर के आगे आना चाहते हैं जिन तक नहीं होता है। उन्होंने कहा उर्दू को किस हैसियत से आप सब जिला में डाले हैं, किस हैसियत से डाले हैं उर्दू को, जहां पर किसी जिला में उर्दू की आबादी नहीं है, आप उर्दू जवान को डाल दिए वहां पर। ये तो वोट बैंक की राजनीति है, दिखाई देता है। राजनीतिक सभी लोग समझ रहे हैं, गांव के लोग समझ रहे हैं। अभी सबके हाथ में मोबाइल है, शुक्रवार को छुट्टी दे देना। हाँ, ये क्या है? क्या है? आज स्कूल का ड्रेस को पूरा एकदम उनके झंडों की तरह कर देना, ये क्या है? तो इतना भी किसी के मन ये मेरा आज संथाल परगना में आदिवासियों की स्थिति क्या है जानते हैं? इतने आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, इतने घटनाएं घट रही है। अभी हाल में 40 टुकड़ा किया पहाड़ी बच्ची के साथ, कौन था? एक अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री जी बोलेंगे नहीं, काहे लिए? उसका वोट बैंक है। तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि और मैं बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ मैं, मंडल आपका सिद्धू कानू का वंशज के साथ, परिवार के साथ जो घटना घटा, उसमें कौन इन्वॉल्व थे? वही लोग इन्वॉल्व, एक ही समुदाय का लोग इन्वॉल्व है। एक शब्द आपने नहीं कहा। अरे सांत्वना तो दे दो यार, कुछ तो बोलो, आप गार्जियन हो। नहीं बोलेंगे तो मेरा वोट बैंक घिसक जाएगा। नहीं, वो तो बोले कि बीजेपी के राज्यों में इससे ज्यादा इस टाइप पे केस। तो आपके राज्य में हो, आप तो बोले बीजेपी का नेता तो खड़ा होकर कंडेम करता है, लड़ता है। आप भी लड़ो उनके पक्ष में जो जिनको पीड़ित ये हो रहा है, आप तो उनको हौसला दे रहे हो चुप रहकर। तो ये चीजें तो वोट बैंक की राजनीति बहुत ज्यादा दिन तक हेमंत नहीं चलेगी, तुष्टिकरण। ऐसा आपको नहीं प्रतीत होता है कि जैसे आप आदिवासी समूह से हैं और इसके बाद आपने जो नियोजन नीति को लेकर के आपने जिस प्रकार से केस किया और आप चर्चा में आए, तो आदिवासी आपसे नाराज हो? आप पता कर लीजिए, आदिवासी लोग जानता है रमेश हंसदा क्या किया है। मैं वही शख्स हूँ, जब शिबू सोरेन जी जेल में थे ना, तब मैं ही पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का पद यात्रा करके घूमा था। हेमंत सोरेन नहीं घूमा था। मैं उनका सिद्धांत जल जंगल जमीन की बात को मैंने ही गांव-गांव तक पहुंचाया था। और हेमंत सोरेन आज बालू बेच रहा है, पत्थर बेच रहा है, पहाड़ बेच रहा है, जंगल बेच रहा है, सब तो बर्बाद कर दिया।
वो तो बोल रहे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो उससे कमा के तो आदिवासी को दे रहे हैं। वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिएगा तो राज्य का बहुत भला होगा। बहुत बुरा स्थिति है अब राज्य की, आज तक बालू का टेंडर नहीं करा पाया, स्मगलिंग हो रहा है, खुलेआम स्मगलिंग हो रहा है। रमेश जी, ये सवाल तो उठता है ना कि नौकरी मिले कैसे, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारे विपक्ष में है, क्या आपने वो प्रेशर क्रिएट करवा पाए कि नौकरी लोगों को मिले, स्टूडेंट को? तो हमारी पार्टी ने तो अपनी सरकार जब थी पॉलिसी लाई, रघुवर जी ने इतने 14 साल के बाद किसी ने नहीं किया था। और वो तो एक डेटा दिखा रहे हैं ना वो भी कि मैंने देख लो कि जो नौकरी दे है सब बाहरी लोगों को मिला ना, कहीं बाहरी नहीं दिखा। 95% ज्यादा झारखंडी लोग हैं, 26% आदिवासियों को बहाली हुआ है, पूरा सभी झारखंडी लोग हैं। कैसे बाहरी की बात करते हैं आप? कुछ दिखा दीजिएगा तो हम मान लेंगे। इतने आदिवासियों की बहाली के बाहर से हैं, आदिवासी लोग बाहर से टपक के भर्ती हुए यहाँ पर। जितने आदिवासी हैं सब खुद कटे झारखंडी लोग हैं, जितने मूलवासी लोग खुद कटे यहाँ के लोग हैं। खाली कुछ दिखा दीजिएगा तो हम मान लेंगे। आइए आंकड़ा में बहस करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ हेमंत सोरेन जी को, बहस में आए, हम लोग साथ बैठे एक छोटा सा कार्यकर्ता के साथ। अच्छा ये बताइए कि ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी सरकार ने नौकरी ज्यादा दिया था, लेकिन सवाल तो उठ रहा है ना कि जैसे जिस वक्त में नियोजन नीति को लेकर के दिक्कतें हुई तो बीजेपी अपना स्टैंड उसी समय जनता के बीच जाते हैं। आप 3 साल तक जो स्टूडेंट का समय गया, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ हेमंत सोरेन लेंगे कि आप भी लीजिएगा? हेमंत सोरेन जी आते आते हमारा नियोजन नीति को रद्द करवा दिया। आते आते तो उन्होंने क्लियर कर दिखा दिया कि मैं अपने स्टाइल में करूंगा, तो अपने स्टाइल में करके भी तो गड्ढे में गिर गए। आज हेमंत सोरेन में दम होता तो स्टैंड करते ना, नौकरी देते, नौकरी देते। हम लोग भी देख रहे थे कि हेमंत जी चलो नौकरी दे रहे हैं, तो और गड्ढे में गिरा रहे हैं हमारे झारखंड के लोग। हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, हम जैसे कार्यकर्ता हूं, और कई लोग कोर्ट का सहारा में। कहीं ऐसा है आपके दिमाग में कि हेमंत सोरेन जी टालते हुए 2024 के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं कि उस समय नौकरी देंगे? हेमंत सोरेन जी अपने आप में उलझ गए। इन्होंने जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। आप चुनाव से पहले उन्होंने क्या वादा किया था? 5 लाख नौकरी देंगे एक साल। ये तो बोली थी 5 साल। निर्मल डाका समाधि में से हाथ रख करके कहा था कि 1 साल में मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। उन्होंने वादा किया। उससे पहले चुनाव से पहले क्या घोषणा किया था कि जेपी आती ही मैं जेपीएससी में जो ये मामला आया मैं इसको खारिज करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? जेपीएससी में जो भी भ्रष्टाचार हुआ मैं इसको खत्म करूंगा, खारिज करूंगा। क्या किया उसने? उन्होंने तो बोला कि हम जेपीएससी, उन्होंने बहाली करवा दिया सभी को जिसका 1 पेज में रिजल्ट निकला था। नहीं, तो उन्होंने तो बोला कि 7 जेपीएससी भी हम करवा दिए। ये लोग क्या कर रहे थे इतना दिन से? करवा दिए, वही करवा दिए। तो करवाने का तो करवा दिए, करप्शन कितना का चार्जेस पड़ा। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि बीजेपी सरकार जो है, मोदी भी तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। देखिए जोहार सीरीज वाले बोल रहे कि कुछ लोग बोल रहे कि निकम्मी सरकार है जेएमएम, लेकिन मोदी जी भी तो वादा किए थे ना। देखिए उस संदर्भ में चूंकि पार्टी की बात है, बड़े लेवल की बात है, मैं उस लेवल में बहुत ज्यादा मैं चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मोदी जी ने आज देश को स्वावलंबी बनाने का, आज देश में दुनिया में आज 5वां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, इससे डिनाई नहीं किया। नहीं चलिए वो तो चलिए, मतलब देखिए युवा के दिमाग में क्या चल रहा है कि उनको सिर्फ चाहिए नौकरी। और देखिए नौकरी में ज़्यादातर स्टेट का हाथ होता है। स्टेट्स में कई संभावनाएं होती, छोटे छोटे काम को, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें सेंट्रल की बनस्पत। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए मैसेज है कि बीजेपी के समय में भी तो बाहरी लोग ही बहाली हो रहे थे, इस समय में भी हो रहा है, तो यहाँ के मूलवासी कहाँ जाएंगे? मैं वैसे लोगों से आंकड़ा के साथ बैठना चाहूँगा, कितने कितने लोग बाहर हुए, मैं भी आंकड़ा के साथ बैठूंगा। हवा में बोलने से नहीं होगा, क्योंकि सही मायने में बहाली हुई थी यहाँ पर। यहाँ के मूलवासियों को अगल बगल झांक करके देख लीजिए, ऐसे आपको लगता है ऐसे ऐसे बच्चों की बहाली हुई थी। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों की बहाली हुई थी जिसका एक बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा दरोगा बन करके आज नौकरी कर रहा है। अच्छा, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली, मैसेज आ रहा है सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, आपका स्टैंड क्या होगा? हम लोग देखेंगे, अच्छा विचार करें हमारा स्टैंड क्या होगा, हम तो लड़ेंगे। तो आप क्या ऐसा कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि चलो भाई समझाते हैं? आप पुराने नेता रहे जेएमएम में, देखिए तो अपने पुराने मित्रों से तो बात कर सकते हैं। इनको घमंड हो गया है बहुत ज्यादा।
सुदीप कुमार सोनू जी मुख्यमंत्री की बात को लेकर जब छात्र लोग घेरे थे तो सुदीप कुमार सोनू जी गए थे उनसे बात करने ना, क्या बोले थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ऐसे नेताओं को मैं छात्रों से अपील करूंगा, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। इतना हजारों की तादाद में आप घेरे थे और आपके साथ झूठ बोल करके कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, और अब देखिए सरकार पलट रही। तो ऐसे तो कौन कौन इस पे नंगा है, कौन कपड़ा पहना है, कौन बेशरम है, कौन शर्म है। ये तो मने आफत की बात है। मैंने पल पल पे गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से सीखना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि इनके कारण ही बहुत, रमेश हांसदा जिंदाबाद का भी मैसेज आ रहा है। आप यहाँ पर आ रहा है कि इनके पास नियोजन नीति तो था नहीं, बीजेपी के पास भी नहीं था बोल रहे हैं लोग, और दूसरा लोग लाया तो उसको इन्होंने दिक्कत कर दिया। बिना नियोजन नीति 5 साल बहाली कैसे हो गई सर? इतने लाखों लोग बहाल हुए थे और अच्छे तरीके से बहाल हुए थे। ये जो पारा शिक्षक है, अभी पारा शिक्षक भी सरकार से, आपके सरकार ने तो उनको काला झंडा थोड़ा सा दिखा दिया बेचारे, तो उनके ऊपर केस मुकदमा। हम देखिए, हम लोगों ने बहुत क्लियर कहा था कि कोई भी चीज जब नौकरी के बाद है तो कमीशन के थ्रू ही होता है। हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो फंस गए हैं बेचारे फिर से आकर के इनके साथ। सर जो हमने कहा था फिर वहीं पर आके आप लोग गए ना। हमने तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लीगली जिन चीज़ों को जैसे होना है उस हिसाब से हम लोग लेके आ रहे थे, नियमावली बना करके उनको किसी तरह एडजस्ट करके। लेकिन आपके अनुसार नियोजन नीति क्या होना चाहिए? आपके समय में दरोगा बहाली भी हुआ था, फिर वो रुक गया। नहीं रुका, बहाल हो गए हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, बहाल हो गए हैं सारे लोग। आप बिना जाने मत कमेंट क्या कीजिए हुजूर, आप लोग पहले बढ़िया से तहकीकात कर ले। अच्छा, आपके अनुसार नियोजन नीति क्या होना चाहिए? देखिए 2002 में डोमिसाइल का बवाल हुआ, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने टिप्पणी किया, उसके बाद रघुवर जी का नियोजन नीति आया, कोर्ट ने कंडेम किया। मैं चाहता हूं कि जितने भी न्यायपालिका से जो भी मामला आए हैं सबकी समीक्षा किया जाए। समीक्षा करने के बाद एक पूरे सर्वदलीय टीम बन करके, ईगो किसी का नहीं रहे, नौकरी पाना है। जहाँ तक आदिवासियों की बात है, आदिवासियों को मैं चाहूँगा, पर राजनीतिज्ञों से मैं कहना चाहूँगा, आदिवासियों के बारे में नहीं सोचे, उनको उनका अधिकार मिलेगा। उनको जितना परसेंटेज है उससे कोई एक सूत भी नहीं छीन सकता है। मैं आदिवासी छात्रों से एक अपील करूँगा कि आदिवासियों को जितना अधिकार मिलना है उतना अधिकार मिलेगा, कोई माइकलाल नहीं छीन सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं है, बहाली होगी तो आपका अधिकार मिलेगा। तो मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद रहती है ना नौकरी से। एक्चुअली में देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर ये भी तो टेंशन होगा कि उनको नौकरी मिलने वाला था, बहाली होगी तब ना नौकरी मिलेगा। तो बहाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मतलब आपको लगता है कि बाद में ये रुक जाएगा? नहीं, बाद में नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसे पॉलिसी बने जो कहीं कोर्ट में कंडेम नहीं हो। आप बताइए ना, यदि हेमंत सोरेन जी मूल वासियों को भी अलाउ कर देते जो बाहर पढ़ रहे हैं, और हिंदी को भी डाल दिए होते, उससे क्या हेमंत सोरेन जी का कुछ बिगड़ जाता क्या? बोलिए। आप आदिवासियों को आप नौकरी देना चाहते हैं, वो तो ऐसे ही मिल रहा है, आप अभी बोल रहे हैं ना, तो उससे आपका क्या बिगड़ जाता कुछ? आप मुसलमान ये उर्दू को उनके जगह में भाग देते तो आपका कुछ घट जाता क्या? नहीं ना। मूलवासी जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे उनको भी एग्जाम में अलाउ कर देते तो हेमंत सोरेन जी का कुछ घट जाता क्या? हिंदी को भी शामिल कर लेते तो हेमंत सोरेन जी का कुछ घट जाता क्या? नहीं ना। तो ये मैंने प्लानिंग करके किया गया कि नौकरी दे रहा हूं। मैं तो इतना क्लियर आपको बता दे रहा हूं, हेमंत सोरेन जी का कुछ नहीं घटता, लेकिन इंटेंशनली दिमाग में बैठा हुआ कि हमको इन लोगों को रोकना है, इन लोगों को नौकरी नहीं देना है। फंसेगा तो फंसेगा, साला ज़्यादा कोर्ट में जाएगा, मैं आरोप लगा दूंगा। हेमंत सोरेन जी का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा था, वो तो दे सकते थे। वो मूलवासी के बच्चे जो बाहर पढ़ने गए थे उनको भी अलाउ करते तो उनका एक पैसा का नुकसान नहीं होता और लाभ ही होता। हिंदी को भी शामिल कर तो हिंदी वाले लोग भी बोलते नहीं चलो हम लोग के लिए भी हेमंत सोरेन कुछ सोच रहा है।
उर्दू को उनके जगह रखते, किसी का भावना में ठेस नहीं पहुंचता। यहाँ तो तुष्टीकरण की बात है, इतने क्लियर सब। मतलब ये जो नौकरी रुकी स्टूडेंट की तुष्टीकरण के चक्कर में, पूरा हेमंत सोरेन ही जिम्मेदार है इस नौकरी के, इस नियोजन नीति पे। चलिए, आपने ढेर सारी चीज़ों का जवाब दिया और आप की बात को लोगों लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और आपको बता दें कि रमेश हांसदा ने खुल करके बोला कि ये नौकरी चूंकि नहीं चाहती थी, जेएमएम चाहती नहीं थी कि नौकरी मिले, आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रही है, आदिवासियों को उसका हक मिल करके ही रहेगा। रमेश जी, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में और तमाम चीज़ों का जो नियोजन नीति पर जिस प्रकार की अड़चनें थी आपने जानकारी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।